ठीक है, देखिए दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, लेबर आइडल टाइम। कोई दिक्कत नहीं है, रूल 4 है चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन से कोई दिक्कत नहीं है। मैं सभी चीजें पढ़ाऊंगा, उसमें सभी चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है आलोक, परेशान न हो। लेबर आइडल टाइम, ये लेबर आइडल टाइम होता क्या है, ध्यान रखें। ठीक है, लेबर आइडल टाइम क्या होता है, मैं पहले इसकी डिफिनेशन लिख देता हूँ। द टाइम विच इज wasted by labor due to personal causes is called labor idle time। ठीक है, क्या लिखा है, द टाइम विच इज वेस्टेड बाय लेबर ड्यू टू पर्सनल कॉजेज इज कॉल्ड एज लेबर आइडल टाइम। ठीक है, जैसे इसमें क्या हो सकता है, कभी कभी आपका जो है जैसे मशीन खराब हो जाती है, ठीक है, बीच में चलते चलते, ठीक है, या आपका जैसे बीच में लंच हो जाता है, ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है, तो लेबर उसमें क्या करता है, काम नहीं करता है। ठीक है, या मटेरियल खत्म हो जाता है स्टॉक का। ठीक है, आपके कंपनी में मटेरियल खत्म होगा तो लेबर क्या करेगा, उतनी देर बैठा रहेगा, चाहे उस दिन काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें, तो जो भी चीज़ें लेबर जो है वो अगर वेस्ट करता है, ठीक है, या अपने तरीके से वेस्ट करता है, या उसे अगर 10 बजे बुलाया गया, वो आ रहा है 12 बजे, उसे करना है काम 6 घंटे, वो कर रहा है 4 घंटे, तो उसका 2 घंटे क्या है, वेस्टेज है। ठीक है, तो उस वेस्टेज को हम क्या बोलते हैं, लेबर आइडल टाइम बोलते हैं। ठीक है, कि लेबर जो भी अपना टाइम वेस्ट करता है अपने पर्सनल रीजन के लिए, उसको क्या बोलते हैं, लेबर आइडल टाइम। लेबर आइडल टाइम को क्या करते हैं, ध्यान रखिए, लेबर आइडल टाइम को डायरेक्ट वेजेस से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। डायरेक्ट वेजेस माइनस लेबर आइडल टाइम। लेबर आइडल टाइम को क्या करते हैं, डायरेक्ट वेजेस में से माइनस कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उसने उतनी देर काम नहीं किया था, अपना टाइम वेस्ट किया था, तो हम उस वेस्टेज का पैसा क्यों देंगे। ठीक है, उसने पर्सनल रीजन के लिए अपना टाइम क्या किया था, वेस्ट किया था, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, वो लेबर आइडल टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो लेबर आइडल टाइम समझ में आया सबको, बहुत आसान है, लेबर आइडल टाइम इतना कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, समझ में आया सबको लेबर आइडल टाइम। क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें मैं कराऊंगा। ठीक है, अभी मैं रूल बता रहा हूँ। ओके, क्वेश्चंस आएंगे उसमें, ये सभी आपके बेसिक जो मैं गोल्डन रूल्स पढ़ा रहा हूँ सभी के क्या होंगे, आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो मैं सभी के रूल्स बताऊंगा, वहां वहां मैं बताऊंगा कि ये मैंने रूल यहाँ पे पढ़ाया है। ठीक है आलोक, डोंट वरी, अभी केवल गोल्डन रूल पे ध्यान दीजिए। हाँ ओके, ठीक है, थर्ड देखिए। ठीक है, थर्ड आपका है, ध्यान रखिए, यूजेज ऑफ स्टॉक। यूजेज ऑफ स्टॉक, स्टॉक का यूजेज हम कैसे कैसे करते हैं, तो स्टॉक का यूजेज कैसे करते हैं, तीन तरीके से करते हैं, ध्यान रखेंगे। स्टॉक तीन तरीके का होता है, आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है रॉ मटेरियल, ठीक है, ओके, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा होता है फिनिश गुड्स। ठीक है, तो आपका स्टॉक कितने टाइप का होता है, कैसे बनता है, पहले रॉ मटेरियल,
तीसरी चीज क्या थी? यूजेज ऑफ स्टॉक। यूजेज ऑफ स्टॉक, इसमें मैंने क्या बताया, तीन चीजें बताया था। तीन चीजें क्या? रॉ मटेरियल, आपका वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा है आपका फिनिश गुड्स। ठीक है, तीन चीजें इसमें क्या होती हैं, आती हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखेंगे, देखिए सबका क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक होता है। भाई सभी चीज़ें रॉ मटेरियल का थोड़ी हम यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं। जो ठीक है, जो पुराना स्टॉक ही होता है वही अगले अगले साल का क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। ठीक है, तो वो अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा तो उसको रॉ मटेरियल में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा तो उसको रॉ मटेरियल से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, समझ में आया? अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा तो उसको रॉ मटेरियल में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा तो उसको रॉ मटेरियल से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही सब में करना है। वर्क इन प्रोग्रेस का अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक होगा, ठीक है, तो इसको वर्क इन प्रोग्रेस में प्लस करेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक होगा तो वर्क इन प्रोग्रेस से क्या होगा, माइनस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही फिनिश गुड्स होगा तो इसके भी ओपनिंग स्टॉक को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है इतना? इतना समझ में आया? ओके, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए, जो ये रॉ मटेरियल है ये किससे रिलेटेड है, आपके डायरेक्ट नेचर से रिलेटेड है। तो किसके कैलकुलेशन के लिए यूज होगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम, इसके कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। मैं बताऊंगा रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे आपका कैलकुलेट होता है। ठीक है, परेशान मत होइएगा। ओके, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है, फैक्ट्री के रिलेटेड काम हो रहा है। भाई फैक्ट्री में तो वर्क इन प्रोग्रेस होता है कि अभी कपड़े क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं, अभी सिलाई के लिए अभी यूज किए जा रहे हैं, तो अभी फैक्ट्री में बन रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपका वर्क इन प्रोग्रेस किससे रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड है। और फिनिश गुड्स किससे रिलेटेड है, जब आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो गया है, बन के तैयार हो गया है, बिकने के क्या हो गया है, योग्य हो गया है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो क्या बोलते हैं, सीओजीएस। ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीओजीएस। मतलब हमने क्या कर दिया है, प्रोडक्ट को बना के तैयार कर दिया है और ये सेल के लिए क्या हो गया, अलाउड हो गया है। मतलब और हम इसे सेल क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजेज ऑफ स्टॉक में तीन चीजें मैंने बताया, एक आपका रॉ मटेरियल, ठीक है, एक आपका वर्क इन प्रोग्रेस, और तीसरा फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक होगा तो उसे प्लस करेंगे, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक होगा तो उसे माइनस करेंगे। उससे हमारा क्या कैलकुलेशन हो जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का कैलकुलेशन हो जाएगा। और दूसरी चीज मैंने बताया वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस किससे रिलेटेड होता है, फैक्ट्री से रिलेटेड होता है। अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस होगा तो उसको प्लस करेंगे कॉस्ट में, अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस होगा तो उसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ऐसे ही सेम एज फिनिश गुड्स में करेंगे, अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होगा तो उसे प्लस करेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होगा तो उसे माइनस करेंगे। किससे माइनस करेंगे, सीओ जीएस से माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये तीन चीजें समझ में आई, यूजेज ऑफ स्टॉक समझ में आया सभी को? यस बोल दें, या नहीं समझ में आया तो फिर बताएंगे। आ गया? ओके ओके, ठीक है। देखिए आगे देखिए,
अब आपकी चौथी चीज देखिए, चौथी चीज आप ध्यान में रखिए, फाइनेंशियल आइटम। फाइनेंशियल आइटम, देखिए फाइनेंशियल आइटम होते क्या है, फाइनेंशियल आइटम से नाम ही लग रहा है जो किससे रिलेटेड हो, फाइनेंशियल अकाउंट से हो, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट से रिलेशन होगा इसका, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंट से रिलेशन होगा तो इसको क्या कॉस्ट अकाउंटिंग में दिखाएंगे, सब लोग बताएं, क्या इसको हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में दिखाएंगे फाइनेंशियल आइटम्स को? बताइए, क्या हम फाइनेंशियल आइटम को कॉस्ट अकाउंटिंग में दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे, ठीक है, हाँ नहीं दिखाएंगे, ओके। फाइनल सीओजीएस से माइनस करते हैं, ठीक है, ऑफिस कॉस्ट के बाद, ठीक है, ऑफिस कॉस्ट होने के बाद सीओजीएस जब होता है, ठीक है, तो उसमें से क्या कर देते हैं, प्लस और माइनस कर देते हैं फाइनल गुड्स के ओपनिंग स्टॉक, ओके, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंट में दिखाएंगे ही नहीं, मतलब नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब इस फाइनेंशियल आइटम को हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करेंगे, नहीं शो करेंगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल आइटम दो तरीके के होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल आइटम दो तरीके के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, फाइनेंशियल एक्सपेंस होता है, भाई आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़े हैं ना, उसमें दो तरीके के आप चीजें पढ़े हैं, एक्सपेंस होता है और दूसरा क्या होता है, इनकम होता है, ठीक है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल इनकम, ये चीज, ठीक है। तो अब ध्यान रखिए फाइनेंशियल एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, ठीक है, तो अभी मैं ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है, मतलब तब भी देख लीजिए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, ठीक है, नहीं लॉस प्रॉफिट नहीं, एक्सपेंसेस एंड इनकम की बात हो रही है, नॉट लॉस प्रॉफिट, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये सभी कहाँ जाते थे, डेबिट साइड जाते हैं, ठीक है। और आपका ध्यान रखिए, इनकम टैक्स अगर कोई पेड किए हैं, इनकम टैक्स पेड, ठीक है, और डिविडेंड पेड किए हैं, ये सभी चीजें हो गई, ठीक है। और इनकम क्या हो जाएगा, इनकम आपका क्या हो जाएगा, अगर प्रीमियम पे इश्यू किए हैं, इसी का उल्टा, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज, अगर फिक्स एसेट्स को बेचे हैं तो उस पर प्रॉफिट हो गया, लॉस होगा तो डेबिट हो जाता है, मतलब एक्सपेंस हो जाता है, अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है, ठीक है, हाँ डिविडेंड रिसीव, वेरी गुड, ठीक है, अगर डिविडेंड रिसीव हुआ होगा, ठीक है, तो भी वो क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल इनकम हो जाएगा, ठीक है। तो कई चीजें इसमें ध्यान, अगर देखिए अगर रिलेशन आपका कैपिटल गेन, हाँ ये भी आ जाएगा इसमें, ठीक है, तो आपको कैपिटल गेन वैसे नहीं पढ़ना है, लेकिन ये हाँ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वेरी गुड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी फाइनेंशियल एक्सपेंस है, वेरी गुड अंजलि, ठीक है। तो आपका ये जितने भी फाइनेंशियल से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस होंगे या जितने भी इनकम होंगे, उसको क्या करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग में शो नहीं करेंगे। अगर ये कहीं भी दिख गया आपको
ठीक है, आपके क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर कॉस्ट अकाउंटिंग आप बना रहे हैं, ठीक है, कॉस्ट शीट आप अगर बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो ये अगर कहीं भी आपको दिख गया, चाहे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हो गया, चाहे आपका फाइनेंशियल क्या हो गया, इनकम हो गया, ठीक है, तो आप इसको शो नहीं करेंगे किसमें, कॉस्ट अकाउंट में। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में शो कर देते हैं। ठीक है, ये फाइनेंशियल से रिलेटेड खर्चा होता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा नहीं होता है, इसलिए इसको कॉस्ट अकाउंटिंग में शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया पॉइंट आपका फाइनेंशियल आइटम। मतलब फाइनेंशियल आइटम बताने का मेरा जो है आपका मतलब यही था कि इस चीज को हम, सीधी सीधी बात है, इस चीज को हम कॉस्ट अकाउंट में शो नहीं करते। हाँ हाँ, ओके, ये भी सही है, ठीक है। ओके, ठीक है, तो फाइनेंशियल आइटम समझ में आया सबको। ओके, अब आगे देखिए, नेक्स्ट जो है आपका कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का कैलकुलेशन हम कैसे करें। ठीक है, अब अगर हम लोग कॉस्ट अकाउंट पढ़ रहे हैं, तो आप बताइए कि कॉस्ट अकाउंट अगर पढ़ रहे हैं तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे कि मार्केट प्राइस पे। अगर हम कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो हम कैलकुलेशन किस पे करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे कि मार्केट प्राइस पे। कॉस्ट पे करेंगे, वेरी गुड। ठीक है, कॉस्ट पे करेंगे, यानी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट किस पे करेंगे, आपका कॉस्ट प्राइस पे करेंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस दो तरीके से आपका ध्यान दिया जाता है कि अगर कॉस्ट प्राइस कॉस्ट से रिलेटेड है, ठीक है, या सेलिंग से रिलेटेड, सेल्स, हाँ दोनों पे कैलकुलेशन होता है। ठीक है, लेकिन मैं पूछ रहा था किस पे कैलकुलेशन होगा, कॉस्ट प्राइस पे कि मार्केट प्राइस पे, लेकिन हमेशा हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपका जो है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, ठीक है, अगर आपका कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, तो वहां पे प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, ध्यान रखिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू रेट अपॉन 100। कॉस्ट इंटू रेट अपॉन 100। किसकी केस में बता रहा हूं, अगर जो है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट किस पे है, ऑन कॉस्ट पे। ठीक है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट इंटू प्रॉफिट का रेट अपॉन 100। अगर सेल्स पे है तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट इंटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट। बस एक चीज चेंज हो रही है, क्या, अगर कॉस्ट पे होगा तो कॉस्ट इंटू रेट अपॉन 100, अगर सेल्स पे होगा प्रॉफिट, अगर लिखा होगा प्रॉफिट ऑन सेल्स, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, लिखेंगे तो कॉस्ट ही, क्यों, क्योंकि हम कॉस्ट अकाउंटिंग बना रहे हैं, तो हम हमेशा क्या शो करेंगे, कॉस्ट ही शो करेंगे। तो कॉस्ट इंटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट करना। ठीक है, तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल्स निकल जाएगा। अगर कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो कॉस्ट इंटू रेट अपॉन 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट। अच्छा ठीक है, मैं इस पे करा दे रहा हूँ, एक एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी की कॉस्ट दी हुई है, मान लीजिए, एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, अगर किसी की कॉस्ट दी हुई है आपकी, मान लीजिए 10,000, ठीक है, और प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया हुआ है।
प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया हो, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट ऑन सेल्स दिया है मान लीजिए 5%, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट आपका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कॉस्ट दिया हुआ है 10,000, रेट कितना है 5% है, ठीक है, 10,000 इंटू 5/100 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा 1,000 इंटू 5/95, ठीक है, यानी आपका हो जाएगा 90, यानी आपका यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट बताइए सभी लोग। आपका हो जाएगा 500.31 रुपए, ठीक है। लेकिन यही आगा अगर आपका ध्यान रखिए प्रॉफिट ऑन कॉस्ट हो गया, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट हो गया, ये मान लीजिए ये भी 5% है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है, तो प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू 10,000 इंटू 5 अपॉन डायरेक्ट 100, ठीक है। तो डायरेक्ट 100 होगा तो क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट, यहाँ पे कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। तो देखिए दोनों के अमाउंट में अंतर है कि नहीं है, कि अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकाले हैं तो आपका 500 प्रॉफिट आ रहा है, अगर प्रॉफिट ऑन सेल्स निकाले हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेशन करते हैं प्रॉफिट का। अब समझ में आया सभी को, सबको समझ में आया, सब लोग बोल दीजिए यस या नो, ओके, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, तीन चीजें पढ़ा है, तीन चीजें क्या क्या पढ़ा, एक आपका लेबर आइडल टाइम, ठीक है, चार चीजें पढ़ा है, लेबर आइडल टाइम पढ़ा है, ठीक है, दूसरा क्या पढ़ा, यूजेज ऑफ स्टॉक पढ़ा है, तीसरा क्या पढ़ा, फाइनेंशियल आइटम पढ़ा है, और चौथा चीज क्या पढ़ा है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट पढ़ा है। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से मुझसे पूछ ले, ठीक है। कहीं भी अगर कोई डाउट हुआ हो आपको इन चारों चीजों में तो आप मुझसे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अंजलि, शुभम, ठीक है, आलोक, जितने भी लोग हैं जुड़े हुए हैं मुझसे, ठीक है, वो सभी क्वेश्चन कर सकते हैं, यहां तक अगर किसी को डाउट हो तो।